हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 40 डेज में आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में हैं आप उनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, राइट। बिकॉज अभी हमारे जो डेट शीट है वो आ चुकी है और अभी जैसे हम रियर व्यू मिरर में पढ़ते हैं, राइट, कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सो सेम गोज विथ योर बोर्ड एग्जाम्स। अब अभी तक जितना आपको ये दूर लग रहा था बोर्ड एग्जाम्स का जो टर्म 2 है वो उतना दूर नहीं है, राइट। अब चीजें बहुत पास आती हुई दिख रही है, तो अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 वेज में, राइट। तो आपके पास 5 स्टेप्स हैं जिससे आप कंसोलिडेट कर सकते हो अपना जो पूरा प्रिपरेशन है और आप कम से कम इजीली यहां पे 5 से 10% आपका स्कोर बढ़ा सकते हो इन 40 डेज में, राइट। तो अब हम ध्यान देते हैं कि आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है, राइट। और उसके पहले मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि दैट दीज स्टेप्स आर एप्लीकेबल टू बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट, जिन्होंने भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई की है अभी तक, जिनके जो टर्म 1 में थे उनका स्कोर अच्छा था, इवन बोर्ड एग्जाम्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनके लिए तो ये वीडियो जो है वो काफी अच्छी है ही है, लेकिन साथ में ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी है जिनकी जो प्रिपरेशन है उतनी अप टू द मार्क नहीं हो पाई है ना, जो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आप भी इन 5 स्टेप्स को अपने प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज नो योर सिलेबस एंड चैप्टर वाइज ट्रेंड्स। भाई इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने इंडेक्स पेज खोलो टेक्स्ट बुक का और सारे चैप्टर्स रट लो, नहीं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस आपका है क्या, राइट, कि कौन से चैप्टर्स आते हैं, अब किस सेंस में आते हैं। उसके लिए आपको भाई सबसे पहले देखना पड़ेगा PYQ। नाउ व्हाट इज दिस PYQ? जब आप किसी भी एग्जाम की बात करते हो ना तो PYQ इज द गोल्डन वर्ड, है ना। आप हमेशा ये 5 स्टार वर्ड जिसको कहते हो दैट इज PYQ बिकॉज दैट स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार आपको देखना पड़ेगा एंड नॉट जस्ट वन पेपर, आपको एटलीस्ट 5 to 6 इयर्स पेपर्स देखना पड़ेगा। एंड नाउ व्हाई डू आई से दैट कि ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, राइट। आप एक तरफ अपना इंडेक्स पेज खोलो टेक्स्ट बुक का और दूसरी तरफ आप अपने क्वेश्चन पेपर्स खोलो, ना आपको सॉल्व करना है ना आपको कुछ करना है, बस आपको भाई क्वेश्चंस पे नजर मारनी है और आप आई होप कि आप कम से कम आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई कि ये कौन सा चैप्टर से ये चीज आपसे पूछी गई है, राइट। तो आप मार्क करोगे भाई कि कहां से मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, राइट। अगर आपके टेस्ट पेपर में कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यूजुअली, है ना, लास्ट 5-6 इयर्स में कौन से चैप्टर से आया है वो आप अपने इंडेक्स पे मार्क करोगे बिकॉज दैट पर्टिकुलर चैप्टर या दैट पर्टिकुलर लेसन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उस पर जब आप फिर ध्यान दोगे उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर वाइज ट्रेंड्स देखने हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। बिकॉज देखो यूजुअली जो आपके, मान लो भाई आपके टेक्स्ट बुक में 10 चैप्टर्स हैं, अब ऐसा तो नहीं अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का हो रहा है तो 10 into 10, राइट, कि हर चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और दैट गोज टू 100, नहीं, ऐसा सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है, राइट, नॉट इवन योर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ऐसा सिर्फ जब आप सब्जेक्ट में पढ़ते हो कि भाई 10 into 10 100 होता है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट्स की बात करते हो, जब आप एग्जाम्स की बात करते हो तब ये जो मैथमेटिक्स का रूल है ये अप्लाई नहीं होता है, राइट। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स में आप कुछ चैप्टर्स में आप देख सकते हो कि 15 मार्क्स आ जाते हैं और कुछ चैप्टर में कहीं ना कहीं आपके पास सिर्फ 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई सिर्फ एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी है ये, इस पे आपको ध्यान देना, क्योंकि आपको ध्यान उस चैप्टर्स पे देना है लास्ट 40 डेज में जहां से आपके मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हो, है ना। और जो ये जहां जिन चैप्टर से आपके कम मार्क्स बन रहे हो ताकि उनको आप बाद में कर सको या उनको सिर्फ आप एक बार कर सको या सिर्फ 2 बार कर सको, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस में मार्क कर लेना भाई कि चैप्टर वाइज ट्रेंड्स क्या हैं, राइट। एंड व्हाट डू आई मीन बाय चैप्टर वाइज ट्रेंड्स, कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली और कितने मार्क्स के आते हैं, राइट। अब देखो ये कोई गारंटी नहीं देगा आपको कि क्योंकि पिछले 5-6 साल में ऐसा हुआ है तो इस साल भी ऐसा होगा, राइट। देयर इज नो गारंटी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेरोगेटिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेटर। भाई जिसकी जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसकी मर्जी है ना, कि वो क्वेश्चन कहां से दे रहा है, लेकिन यहां से आपको एक बहुत इंफॉर्म्ड आइडिया मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी वो जो चीजें हैं वो यूजुअली 80% तक सही होती है, कि जहां से पिछले 5-6 साल में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल भी वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो दैट इज अ वेरी सेफ थिंग टू डू, है ना। आप लेकिन उस पर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते बिकॉज 100% गारंटी नहीं है कि भाई जहां से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था वहीं से इस बार भी क्वेश्चन आएगा, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूं नॉट जस्ट 1 ईयर, नॉट जस्ट 2 ईयर्स, बट एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स या
पीपल इवन डू 10 ईयर्स तक के क्वेश्चन पेपर्स वो देखते हैं, राइट। इनफैक्ट आई अपीयर्ड फॉर माई 12th बोर्ड एग्जाम्स इन 2015, राइट। तो मैंने क्या किया था भाई, मैंने 2000 से लेके जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे देखे हुए थे, और फिर मैंने उस हिसाब से बनाया हुआ था भाई कि कौन से चैप्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, कौन से चैप्टर्स मैं थोड़ा सा इग्नोर कर सकता हूं, मैं उसको एक दो बार के लिए पढ़ सकता हूं, और कौन से चैप्टर्स को मुझे बार बार रिवाइज करना है ताकि वहां के जो कॉन्सेप्ट्स वो मेरे रिफाइन होते रहे, राइट। तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू स्टेप 2। आपका क्या होने वाला है? स्टेप 2 इज गोइंग टू बी मार्क ईच चैप्टर एज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। ठीक है, एक बार भाई आपने लिख लिया कि इस चैप्टर से आपके 10 मार्क्स आते हैं, इस चैप्टर से आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसके बाद क्या करोगे? अब आपने भाई 1 साल तक उस चैप्टर को पढ़ा है, उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, राइट। अब आप क्या करोगे? आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए, कौन सा चैप्टर आपके लिए ईजी है, कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और कौन सा चैप्टर आपके लिए भाई कभी कभी आपके लिए इजी लगता है, कभी कभी आपके लिए वो डिफिकल्ट लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट। तो उस हिसाब से आप उसको इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे। अब इससे क्या होगा? मान लो आपके पास वही 10 चैप्टर्स थे, एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स, राइट। तो आपको लगता है भाई उसमें से 3 चैप्टर्स आपके बहुत इजी हैं, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं, और 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मॉडरेट है। मॉडरेट का क्या मतलब होता है कि भाई आपने पढ़ तो सब कुछ लिया है, आपको समझ तो सब कुछ आ गया है, या मोस्टली चीजें समझ आ गई हैं, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे बिल्कुल हो ही नहीं पाते हैं। फिर आपको लगता है कि मुझे इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो वो आपका मॉडरेट कैटेगरी बन जाएगा, राइट। तो इसके बाद आपको ऐसे इस कैटेगराइजेशन में चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना, राइट, विच इज इजी, विच इज मॉडरेट एंड विच इज डिफिकल्ट, एंड दिस यू हैव टू डू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जितने भी सब्जेक्ट्स, यूजुअली 5 या 6 जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, हर सब्जेक्ट के लिए आपको हर चैप्टर को मार्क करना है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, राइट। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे। अब भाई ये काम करने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब देखो, ये जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये अब पर्सन टू पर्सन है। सबसे पहले आपने मार्क कर लिया, ये तो हर किसी को करना है, राइट, दिस इज यूनिवर्सल, ये हर किसी को करना है। अब मार्किंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दैट इज प्रिटी पर्सनल, बिकॉज अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, उनको लगा कि भाई 3 चीजें उनके लिए ईजी है तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं, विच इज फाइन, है ना। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, क्योंकि आपको पता है भाई आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो 3 चैप्टर्स हैं, वो इजी हैं, राइट। तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अनलेट से जैसा आपने स्टेप 1 में भाई चैप्टर वाइज स्ट्रेंथ्स देखे थे, उसके हिसाब से अगर ये 3 आपके चैप्टर्स आपको दे रहे हैं आउट ऑफ 100, है ना, हम यहाँ पे परसेंटेज पे बात करेंगे, तो आउट ऑफ 100 अगर आपको ये 40% मार्क्स दे रहे हैं या इवन 30% मार्क्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने इस 30 to 40% को सिक्योर कर लेना चाहोगे, कि आप चाहोगे कि भाई जो आप एग्जाम लिखोगे, है ना, 2 महीने के बाद, उसमें इस 40% में यू डोंट इवन लूज 1%, राइट। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, कि वो स्टूडेंट्स इसको रेगुलरली रिवाइज करते हैं, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, विच इज वेरी फाइन। और फिर वो मॉडरेट पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, एंड डिफिकल्ट पे वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब ये देखो, अब यहाँ पे काफी वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब लेट अस से कि भाई जो आपका इजी, जिसको आपने मार्क किया है, वो कोई मार्क्स ही नहीं फेच कर रहा है आपके लिए, राइट। अब लेट्स से कि अगर वहां से सिर्फ आपके 25 से 30% ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हो, या इससे भी कम, लेस देन 25 to 30% आ रहे हो, तो फिर क्या ये चीज करना प्रैक्टिकल है आपके लिए? तो दैट इज बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपको भाई अच्छा स्कोर करना है, राइट। आपको कम से कम अगर 80+ स्कोर करना है या इवन 90+ स्कोर करना है, तो आप सिर्फ ये 25 to 30 जो आपके परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, वो चीजें आप दोबारा तिबारा और चौबारा नहीं पढ़ना चाहोगे, राइट, बिकॉज आपकी जो मैक्सिमम मार्क्स जो फेचिंग सिलेबस का है वो आपका मॉडरेट या डिफिकल्ट से आ रहा है, राइट। तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आपके टोटली आपकी डिपेंडेंसी पे है कि भाई आपने कौन से चैप्टर्स को मार्क किया है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, है ना, और उस चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है भाई कि कम से कम जिनसे आपके 60 मार्क्स आ रहे हो, राइट, आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको 60% मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। अब जो 60% मार्क्स दे रहे हैं, इनको आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो, या
इस वीडियो के बाद कम से कम आप अच्छे से पढ़ लोगे इन 60% मार्क्स वाले चैप्टर्स को, और उसके बाद 3 से 4 बार रिवाइज करोगे। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवाइज एंड स्टडिंग, राइट। स्टडिंग यानी कि आप जब कोई चीज पहली बार पढ़ते हो तो जो आपको टाइम लगता है रिवीजन में, उसका कम से कम आपको आधा या आधे से भी कम टाइम लगना चाहिए, राइट। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन रिवाइज एंड स्टडी। क्योंकि जब आप स्टडी करते हो कोई चीज, जब आप कोई चीज पहली बार पढ़ते हो तो आपको लेटेस्ट से आपको 60 मिनट्स लग रहे हैं, राइट। तो लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ 20 to 30 मिनट्स लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और जब आप चौथी बार रिवाइज करो, जब आप 5वीं बार रिवाइज कर रहे हो तो इससे भी कम लगने चाहिए, राइट। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रिवाइज। तो जहां से आपके 60% ऑफ मार्क्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स को कम से कम आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, राइट। उसके बाद आता है भाई जहां से आपके 20% मार्क्स आ रहे हैं और जहां से आपके नेक्स्ट 20% मार्क्स आ रहे हैं। एंड आई एम सेइंग कि आई एम अज्यूमिंग कि भाई ये जो 20% मार्क्स आ रहे हैं ये थोड़े से आप कह सकते हो डिफिकल्ट या मॉडरेट के बीच वाली कैटेगरी में है, राइट। अगर हम यहाँ पे एक मीटर बनाएं तो पहले जो 60 थे आपके यहां तक के चैप्टर्स थे, राइट। नेक्स्ट 20 आपके यहां तक के चैप्टर्स है और नेक्स्ट 20 आपके यहां तक के चैप्टर्स। तो जो ये चैप्टर्स है आपके, इनको आपको अच्छे से पढ़ना तो है ही है और 2 बार रिवाइज भी करना है, राइट। दैट इज मिनिमम 2 टाइम्स रिवाइज करना है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको और रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज इस 60% में आपको 1% भी लूज नहीं करना है। यहां से आपको 60% मार्क्स गेन कर रहे हैं एंड इवन इस 20% से आपको इजीली 15% मार्क्स गेन करने हैं, राइट। तो देखो आपका यहाँ पे 75 हो चुका है, राइट। तो इस 20 से, राइट, अगर आप इस 20 से भी 15% मार्क गेन कर पाओगे तो आपका यहाँ पे जो 90 वाला आंकड़ा है वो आप पहुंच रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आप 18% और यहाँ पे आप 15% कर लेते हो तो यू आर वेरी वेल ओवर एंड अबव 90, राइट। सो इस स्ट्रैटेजी से आपके जो मार्क्स है वो काफी इजी हो सकते हैं, राइट। बट दिस इज नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी। अब अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि भाई अभी तो हमारे पास 40 डेज है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 10 दिन सिर्फ डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज 10 दिन आपने सिर्फ, लेट्स से भाई आपको 3 चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, आपने इन 3 चैप्टर्स को 10 के 10 दिन दे दिए, यानी कि पर चैप्टर आपने 10 डेज दिए। मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये आप अपने सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करोगे, राइट। सो एक चैप्टर को आपने अगर 3 दिन या 4 दिन दिए हैं तो आपको जो चीज आज तक डिफिकल्ट लगती है, जब आप उसको 3 दिन तक लगातार पढ़ोगे, हो सकता है उसमें फिर आपको उतनी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े, राइट। तो ये जो आपका डिफिकल्ट है ये भी कम से कम आपका, अगर ये 3 चैप्टर्स में आपके यहाँ पे भी 85 या लेट्स से 75, अगर हम कंजर्वेटिव फिगर्स में बात करें तो 75% मार्क्स तो आपको यहाँ पे गेन हो ही जाएंगे, राइट। और उसके बाद बचे आपके पास अभी भी 30 दिन है और 30 दिन में आपके इजी और मॉडरेट बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है, राइट। तो आपकी स्ट्रैटेजी भाई सबसे पहले आप इजी पे ध्यान दे दो, ये भी काम कर सकती है। सबसे पहले आप डिफिकल्ट पे ध्यान दे दो और इजी मॉडरेट तो हमारे पास है ही है, ये भी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर सकती है। नाउ दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आपने कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर्स को इजी मार्क किया हुआ है और उन चैप्टर्स के जो आपने स्टेप 1 में देखे थे कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, राइट। तो इस हिसाब से आपको मार्किंग करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और वो भी जल्द से जल्द, बिकॉज आपके जो दिन है वो खत्म होते जा रहे हैं, राइट। 40 डेज अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द ये 30 डेज हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी 20 डेज हो जाएंगे और देखते देखते आपके एग्जाम का पहला दिन भी आ जाएगा। तो जितनी जल्दी आप ये काम कर सकते हो उतना बेटर आपके प्रिपरेशन में ये होने वाला है, राइट। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड स्टेप, दैट इज कीवर्ड्स फेच यू मार्क्स। जब आप मार्क्स की बात करते हो, है ना, अभी आपने देखो क्या किया, आपने चैप्टर वाइज ट्रेंड्स देख लिए। अभी आपने देख लिया भाई कि आपके लिए कौन से चैप्टर्स इजी हैं, कौन से चैप्टर्स मॉडरेटली डिफिकल्ट है और कौन से चैप्टर एक्चुअली डिफिकल्ट है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी में, आप अपनी प्रिपरेशन की, आपको कैसे रिवाइज करना है, क्या चीज रिवाइज करनी है, ये सब आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, इसको हर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कीवर्ड्स मार्क करने हैं। बिकॉज देखो जो आपका एग्जाम होने वाला है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होने वाला है, राइट। अनलाइक सो मेनी अदर एग्जाम जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो आपके टर्म 2 के एग्जाम्स होने वाले हैं, ये इसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना पड़ेगा, इवन लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ेंगे कई बार, राइट। एंड जो पेपर की दूसरी तरफ है, देखो पेपर की एक तरफ आप हो जो एग्जाम को लिख रहे हो और दूसरी तरफ है आपके एवेल्युएटर्स जो आपके, जिनके पास आपकी आंसर शीट जाएगी और जो आपके आंसर शीट को मार्क करेंगे, राइट। उनके लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई 10-15 सालों से यही काम कर रहे हैं, है ना। तो भाई उनके लिए भी एक टाइम के बाद सारे आंसर्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा कि भाई हर बच्चे ने यही सेम चीज लिखी है, बिकॉज यूजुअली सेम क्वेश्चन है भाई और सब ने सेम टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है, तो जो आंसर्स होंगे वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम से होंगे, राइट। तो अब उनके लिए क्या प्ले करेगा वहां पे आपको कि किस वजह से आपको वो ज्यादा मार्क्स देंगे अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द एग्जाम, दैट इज गोइंग टू बी कीवर्ड्स, ठीक है। तो हर चैप्टर के लिए आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए कि हर टॉपिक में कीवर्ड्स क्या हैं, और ये अप्लाई होता है साइंसेस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स पे भी, राइट। तो आपको हर चैप्टर के कीवर्ड्स क्या है पता होना चाहिए। आपको भाई मतलब पता हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कीवर्ड्स तो आपको कम से कम पता होने चाहिए, ताकि अगर
लेट अस से कि एग्जाम में कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, बस आपको ये पता है कि भाई वो किस चैप्टर से है ना, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप उसको छोड़ दोगे तो लेट्स से कि आपके 4 मार्क्स आप वहां पे लूज कर रहे हो, राइट। लेकिन आपने उसको चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्या करोगे, उसके आंसर में कुछ ना कुछ जाके आपने कीवर्ड से कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करना है, उस कीवर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ पार्ट पॉइंट्स मिल जाए, राइट। एंड अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई बहुत ईजी क्वेश्चन आता है जिसको आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, तो फिर आप याद रखो कि अगर ये आपके लिए ईजी है, और ये अगर ईजी वैसे भी ईजी टॉपिक है, तो काफी सारे और बच्चों के लिए भी ईजी होने वाला है। तो क्या आपको बाकियों से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, या तो वो चीज इंश्योर करने के लिए आपको कीवर्ड्स अपने आंसर्स में डालने पड़ेंगे, राइट। तो बी इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बी इट एन ईजी क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चन यू आर राइटिंग, आपको कीवर्ड्स अपने आंसर में इनपुट करते रहने पड़ेंगे, ताकि आपका जो स्कोर हो, आप रियश्योर हो जाओ कि भाई जो पेपर करेक्शन करने वाले हैं उन तक आपका जो मैसेज है वो पहुंच रहा है कि भाई मैंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, मुझे पता है कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और मुझे कीवर्ड्स यूज करना आता है, राइट। तो उससे वो इंप्रेस हो सकता है, और उससे जो आपके मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में अगर 0.5 मार्क्स भी बढ़ रहा है, तो अगर आपके 10 क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपने 5 मार्क्स गेन कर लिया, एंड 5 मार्क्स मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट। ऑल इन ऑल कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको हर चैप्टर में जब आप पढ़ रहे हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो, आपको अपने, अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक पे कीवर्ड्स मार्क करो, है ना, और ऐसे मार्क करो कि जब आप दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हो, जहां से भी रिवाइज कर रहे हो, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हुए वहां से रिवाइज कर रहे हो तो वहां पे आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आप टेक्स्ट बुक से ही रिवाइज कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक में भी आपके जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ही एविडेंटली विजिबल होने चाहिए आपको, ताकि आप उसको जितनी बार देखो उतनी बार आपको वो याद हो जाए, है ना। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज शॉर्ट नोट्स आर द सेवियर, राइट। नाउ व्हाट डज दिस मीन, बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एग्जाम आ जाएगा, ठीक है, 40 दिन आपके चले जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई करोगे, अच्छी करोगे, फिर भी जो 40 दिन है वो खत्म हो जाएंगे, और एक ऐसा दिन आएगा जब आपको लगेगा कि भाई अब परसों से मेरा एग्जाम है, राइट, या आपका आज पहला एग्जाम हो गया, अब आपके पास 1 या 2 दिन का ब्रेक है और आपका दूसरा एग्जाम परसों है, राइट। तब आप क्या पूरी टेक्स्ट बुक खोल के सारे 10 चैप्टर्स पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, राइट। तो वहां पे आपके लिए काम आता है शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स आपको खुद, अब यहां पे भी काफी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी, अगर आपकी बुक एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब बुक है, तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो वो पढ़ते पढ़ते साइड में नोट्स बना लेते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड सेल्फ नोट मेकिंग, राइट। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ नोट मेकिंग, कि आपने जो पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसके आपने नोट्स बना लिया, और जो भी आपको लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इसका मैं नोट्स बना लेता हूं ताकि जब मैं रिवाइज करूंगा मेरी नजर इस पे जाएगी, तो दैट इज वेल एंड गुड। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है भाई, अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज पढ़ी और आपको वो समझ में ही नहीं आई, तो क्या आप वहां पे सेल्फ नोट मेकिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो लोग क्या करते हैं, लोग किसी और की नोट्स लेते हैं ना, हो सकता है भाई वो कोई फ्रेंड हो सकता है वो कोई टीचर हो, या हो सकता है वो कोई मेंटोर हो। भाई ये जो मेंटोर हैं या आपके कहीं से भी हो सकते हैं, या आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, या ये कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, राइट। सो ये मेंटोरशिप आपकी कहीं से भी आ सकती है। तो आप यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं वो सेल्फ नहीं है, राइट। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे यू वर मेकिंग योर ओन नोट्स, लेकिन यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं खुद के नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वर्क्स, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए कि आपको रिवाइज करने के लिए मटेरियल चाहिए। तो जरूरी नहीं कि वो जो खुद का ही लिखा हुआ वही मटेरियल आपके लिए काम करेगा। आपको चाहिए भाई कि एक चैप्टर में कम से कम पेजेस पढ़ के कैसे मैं समझ सकता हूं या समझ सकती हूं, राइट। तो उसमें आपको नोट्स हेल्प करने वाले हैं। अब ये नोट्स कहीं से भी आए, खुद से आप अपनी नोट्स बनाओ, या आप किसी फ्रेंड के नोट्स लो, या किसी आप टीचर के नोट्स लो, या किसी मेंटोर के नोट्स लो, राइट। तो आपको जो नोट्स है, बस ध्यान आपको ये देना है कि आप कहीं से भी नोट ले रहे हो, आप खुद से भी नोट बना रहे हो, तो इन दोनों तरह की नोट्स में आपके जो कीवर्ड्स हों, दैट वाज योर प्रीवियस पॉइंट, ये होने चाहिए, राइट। हर चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो नोट्स हैं, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो तो ठीक है, लेकिन उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कई चीज पढ़ते हो कि भाई आपको हम कोई चीज बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें कीवर्ड्स ही मिस हो जाते हैं, तो आपको वो चीज समझ तो आ जाती है, लेकिन जब आप एग्जाम में उसका आंसर लिखते हो, तो एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो तो टीचर को लगता है कि भाई इसको, ये तो बहुत बच्चों वाला इसने लिखा है, बहुत बचकाने तरीके से लिखा है, बिकॉज कीवर्ड्स आपने यूज ही नहीं किए। तो टीचर को लगता है कि भाई आपको टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते हैं, आपने कुछ समझ लिया, आपको किसी ने कुछ बता दिया और आपने वो आके आंसर शीट में उतार दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज आती है तो आपको वो वर्ड्स भी पता होने चाहिए कि इस टॉपिक की पर्टिकुलर वोकैबुलरी क्या है, इस टॉपिक के कीवर्ड्स क्या हैं। तो दैट इंश्योर्स कि भाई आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। प्लीज मेक श्योर दैट, बिकॉज आई कैन नॉट एम्फसाइज इट एनफ। मैं जितना बोलूं उतना कम है, द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स, राइट, बिकॉज आंसर राइटिंग वाला पेपर है आपका ये, है ना। आप याद रखना, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आंसर राइटिंग है। तो आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो,
उसके साथ साथ ये भी जरूरी है आप क्या लिख रहे हो और कितना लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, राइट। तो कीवर्ड्स आपको यूज करने, और कीवर्ड्स आप तभी यूज कर पाओगे जब आप ऐसी नोट्स पढ़ोगे जहां पे खुद कीवर्ड्स लिखे हो, राइट। सो ऑलवेज शॉर्ट नोट्स, है ना। ऐसा ना हो कि भाई एक चैप्टर, हर चैप्टर के पास आपके पास 5-5, 6-6 पेजेस के नोट्स पड़े हो। नो, दैट मेक्स नो सेंस, बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी वो चैप्टर अगर 7-8 पेजेस का है तो 5-6 पेजेस के नोट्स कैसे हो सकते हैं, राइट। जो नोट्स पर चैप्टर आइडियल नोट का साइज होना चाहिए। वैसे तो वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है, बट आइडियल अगर हम कोई हिस्ट्री का चैप्टर लेते हैं, राइट, अगर लेट्स से कि भाई 15 to 20 पेजेस का आपके एनसीईआरटी में वो चैप्टर है, तो आइडियली कम से लेस देन 5 पेजेस इसका नोट्स होना चाहिए, है ना, लेस देन 5 पेजेस। और मैं 5 भी बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं क्योंकि काफी बार आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे विद इन 2 to 3 पेजेस, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि आपके टेक्स्ट बुक का जो साइज है उससे काफी कम आपके नोट्स का साइज होना चाहिए, राइट, तभी आप उसको बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स विथ कीवर्ड्स, दैट इज द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। बिकॉज 40 डेज है आपके पास, ठीक है। आपने चैप्टर वाइज ट्रेंड्स देख लिए, आपको पता चल गया भाई कि क्या इजी है, क्या डिफिकल्ट है, क्या मॉडरेट है। आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, आपने रिवाइज करना शुरू कर दिया, आपने कीवर्ड्स भी मार्क कर लिए, आपने नोट्स भी जुगाड़ लिए, राइट, या तो खुद लिख लिए या तो कहीं और से ले लिए। लेकिन ये सब कुछ कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा अगर आप एक चीज पे ध्यान नहीं दोगे, दैट इज राइटिंग। बिकॉज राइटिंग एक स्किल है जो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज तक कभी लिखा ना हो और आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको सारी चीजें आती है और आप लिख दोगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। बिकॉज आपको भले ही सारी चीजें आती हो, लेकिन कम से कम अगर आपने उस चीज को, जो चीज आपको आती है उसको भी 1 या 2 बार ना लिखा हो, राइट। सो आपको अभी ध्यान देना है राइटिंग पे, नॉट जस्ट रीडिंग। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जैसे आप अपने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट चीजें आपने मार्क की हैं, अब आप इसको रिवाइज करोगे तो इन रिवीजन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी काउंट हो जाते हैं, राइट। जो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं हर चैप्टर के बाद, वो क्वेश्चंस तो आपको बेसिक क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करने ही करने, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने हैं, राइट। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स बुक्स हैं उसके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो या आंसर करने बेसिकली, राइट। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं मुझे ये क्वेश्चन आता है बिकॉज मुझे इसका आंसर आता है, और या तो आप इसको आंसर अगर आपको नहीं आता आपने पढ़ लिया, तो वो चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी। अगर आपको क्वेश्चन आता हो, आंसर आता हो या ना भी आता हो तो भी आपको लिखना है, ठीक है। आता हो तो आप लिख दोगे, नहीं आता है तो आप पढ़ के लिख दोगे, या एक बार ऐसे ही लिख दो कि भाई देखो कितना आता है कितना नहीं आता है, और फिर दोबारा पढ़ो और फिर उसको दोबारा लिखो, राइट। बिकॉज यहाँ पे राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन रीडिंग, ठीक है। रीडिंग आप यहाँ पे रीडिंग, सिर्फ रीडिंग से आपके कोई मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। एक्चुअल जो आपके मार्क्स बढ़ाने वाला है दैट इज राइटिंग। बिकॉज राइटिंग से देखो क्या क्या होता है, राइटिंग से जो आपकी सबसे बेसिक चीज है वो हैंड राइटिंग है, वो इंप्रूव होती है, राइट, मोस्ट बेसिक। इसके बाद राइटिंग से क्या होता है, आपकी जो स्पीड है वो बन जाती है। बिकॉज आपके पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड सी चीजें लिखनी है, लेकिन कई बार जो आंसर्स होते हैं वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, राइट। तो एसेज लिखने होते हैं इवन आपको एग्जाम में, राइट। तो भाई अब आपको 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है एग्जाम में, और दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू आर राइटिंग, है ना। ऐसे के साथ साथ फिर आपको जो यूजुअल क्वेश्चन आंसर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब तो करना ही होता है, राइट। तो आपको स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब आपके पास टाइम खत्म हो जाता है और आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसी चीजें हैं जो आपको आती हैं लेकिन अभी तक आपने अपनी आंसर शीट में लिखा नहीं है, राइट। तो दैट इज अ वेरी सैड फीलिंग। आपको उससे बचना है, तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड डेवलप करनी है, और वो राइटिंग से हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ आपको पता चलता है कि जो चीजें आपको आती है क्या वो आप एक्चुअली पेपर पे उतार पा रहे हो, राइट। बिकॉज इट इज वन थिंग हैविंग इट इन योर माइंड एंड इट इज टोटली अनदर थिंग हैविंग इट बीइंग एबल टू पुट इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, राइट। तो दोनों अलग अलग चीज है। तो इससे आपको अपनी एबिलिटी पता चलेगी कि आपकी राइटिंग एबिलिटी क्या एक्चुअली ऐसी है कि आपने कोई चीज पढ़ी आप उसको एकदम इफेक्टिवली लिख पाओगे, या आपको थोड़ा सा उस चीज पे काम करने की जरूरत है, राइट। सो ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाले, इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट राइटिंग। इसका क्या मतलब है कि भाई आप रीडिंग एकदम छोड़ दोगे? नहीं, बिकॉज राइटिंग कैन नॉट हैपन विदाउट रीडिंग। तो जब आप चीजें पढ़ रहे हो तो आपको लिख लिख के पढ़नी है, जब आप चीजें रिवाइज कर रहे हो आपको लिख लिख के रिवाइज करना है, जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हो या क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको लिख लिख के सॉल्व करना है, ना कि मेंटली सॉल्व करना है, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल, है ना। तो ये जो 5 चीजें आपने डिस्कस की हैं इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। कोई डिफिकल्टी आती है देन रीच आउट टू अस, विल ट्राई टू हेल्प यू, राइट। बट
ये जो पांचों चीजें ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, वी पर्सनली हैव ट्राइड इट एंड आई हैव सीन मेनी पीपल गो थ्रू विद दीज थिंग्स। तो आप इसको ट्राई करो, आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये जो सेशन है ये हेल्पफुल लगा है, सो यू कैन सपोर्ट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। और हमारे जो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो, एंड इवन यू कैन इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड्स टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हम रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं, राइट? ताकि जो आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस है उसमें कोई हैम्परिंग ना हो, उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो आप अच्छे से अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज करते रहो, राइट? तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो हमारे चैनल के बारे में। और अगर अभी तक आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और साथ ही में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स स्पेशली विद CUCT प्रिपरेशन आती रहती है। और साथ में आपको जो रेगुलर जीके के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मिलते रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है वो बनी रहे, उसमें कोई ब्रेक ना आए, राइट? सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।